हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट इज़ कंटिन्यूस इनलाइन स्पेक्ट्रम। आज हम देखेंगे कंटिन्यूस इनलाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। लेकिन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये, क्योंकि इसके बाद हमें रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल समझना है। तो वहाँ पे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर एक स्टेटमेंट है बहुत फेमस। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ, डोंट वरी, वी आर जस्ट गोना डू इट आफ्टर दिस। तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, विच इज़ द मेन की स्टेटमेंट ऑफ हिज मॉडल। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus and it continuously emits energy. So according to this statement, electron should have a continuous spectrum, right? But in reality, इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो ये बात उन्होंने कही थी, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट आपको जब तक समझ में नहीं आएगी until you know what is spectrum, what is continuous, what is line spectrum, ठीक है। So that's the reason why we are going to do continuous and line spectrum before his model, right? Let's get started. इससे पहले, ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत छोटा सा ओवरव्यू दूंगी कि एटॉमिक मॉडल्स हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है। तो आपको इस वीडियो से पहले पता होना चाहिए कि जॉन डाल्टन की क्या बातें, क्या थ्योरी थी। जैसे तो अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ ली है, कैथोड रे, एनोड रे एक्सपेरिमेंट वगैरह, रेडियो एक्टिविटी, और क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव रेज जितनी भी है, अल्फ़ा बीटा गैमा, उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत डिटेल के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हमने कर ली है। तो ये उसकी समरी है कि भाई देखो 1800, मैं इससे भी पहले चली जाती हूँ। तो सबसे पहले आइडिया देते हैं एरिस्टोटल ने। उन्होंने कहा था कि भाई हर चीज़ 4 चीज़ों से बनी हुई है, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर, ठीक है। उसके बाद आए थे ल्यूकोबस एंड डेमोक्रिटस। उन्होंने कहा था कि नहीं, हर चीज़ जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी हुई है, एटॉमस। और इनका आइडिया उस टाइम पे इतना फेमस नहीं हुआ था। फिर 1800 के अंदर एक साइंटिस्ट आए, सर जॉन डाल्टन, ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि हर चीज़ भाई एटम से बनी हुई है। लेकिन इनकी एक बात, जो एक फ्लॉ था इनके मॉडल का, वो उन्होंने कहा था एटम इज़ इनडिविजिबल। एटम को आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा एटम से छोटी कोई चीज़ नहीं। तो इनके मॉडल को बिलियार्ड या फिर सॉलिड बॉल मॉडल भी कहा जाता है। फिर कुछ 100 ईयर्स के बाद, एक सेंचुरी के बाद, एक और साइंटिस्ट आए, सर जे थॉमसन। अब इस टाइम तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे। इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने खुद ने डिस्कवर किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो नहीं पढ़ा हुआ आपने, प्लीज़ आप वो देख लीजिए क्या होता है, वो कैसे किया था। सबसे पहले हुआ था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, ठीक है। तो जो विलियम क्रूप ने किया था, फिर इन्होंने प्रॉपर्टीज़ दी थी कैथोड रे की। तो वहाँ पे हम लोग नहीं जा रहे, लेकिन आप पता होना चाहिए आपको क्या है वो। तो वो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो, तो आप वो प्लीज़ देख लीजिएगा। खैर, तो कहने का मकसद, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी है। तो 1900 के अंदर सर जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया, जहाँ पे जिसको कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल के उन्होंने कहा कि एटम राउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बिल्कुल स्कैटर्ड हुए हुए हैं, ऐसे ऐसे रैंडमली स्कैटर्ड हुए हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन के सीड्स स्कैटर्ड होते हैं ना, जैसे, ठीक है। इन्होंने मैंने लुक लाइक वाटरमेलन, बट स्टिल ये एक वाटरमेलन का पीस है। यहाँ पे जैसे ये सीड स्कैटर्ड है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्कैटर्ड होते हैं पूरे एटम, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद जो मॉडल एटम का जो मॉडल दिया था, वो रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड की बहुत सारी अमेजिंग डिस्कवरीज हैं। जैसे कि रदरफोर्ड ने पहले तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इनका बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके ज़रिए इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। चलो, न्यूक्लियस डिस्कवर किया इन्होंने। उसके बाद अल्फ़ा गैमा बीटा रेज भी इन्होंने डिस्कवर की थी, ठीक है, कि अल्फ़ा के ऊपर पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, गैमा के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी डिस्कवरीज इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में की। तो इन्होंने अपना एक फिर मॉडल भी दिया, ठीक है। अच्छा, जो मैं कह रही हूँ ना अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जिससे इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। तो ये वही लिखा हुआ है। तो 1900 के अंदर इन्होंने अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके अंदर बहुत सारी अच्छी बातें भी थी, बहुत सारे डिफेक्ट्स भी थे, बट अगेन रदरफोर्ड डिड एन अमेजिंग जॉब। उन्होंने
ऐसी बातें बताई जो इनसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ऐसी बात, अच्छा इनके मॉडल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स भी थे। डिफेक्ट्स इज़ नॉट अ गुड वर्ड, बट हाँ मतलब इनके मॉडल में कुछ फ्लॉज थे छोटे मोटे। जैसे कि इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के, ये इन्होंने कहा न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इस तरीके से, कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है। इन्होंने बस इतना कहा कि कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है और कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है। अगर कोई चीज़ कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती है एक चार्ज बॉडी के अराउंड, तो वो इवेंचुअली न्यूक्लियस के अंदर जाके ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता। आज हमें ये तो हमें आज पता है ना कि नहीं, इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी इमिट नहीं करता कंटिन्यूसली, ये हमें आज पता है, उस टाइम पे तो नहीं पता था। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता, तो एक बात इनकी ये सही नहीं थी। दूसरा उन्होंने कहा कि क्योंकि इनका जो मॉडल था ना वो क्या नाम है, मैस बॉडीज़ के ऊपर, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक सेंट्रल बिल्डिंग है और यहाँ पे एक व्हीकल इसके अराउंड घूम रही है, ठीक है। तो इवेंचुअली इसकी एनर्जी ख़त्म हो गया एंड देन ये यहाँ पे आके रुक जाएगी। तो इनका जो मॉडल था ना वो मैस बॉडीज़ के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट बैठता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मैस बॉडी नहीं है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट नहीं करनी। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फिजिक्स लगती है दैट्स क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो खैर वापस आ जाता है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने जो कहा था कि अगर इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है एनर्जी, तो अकॉर्डिंग टू इस मॉडल अगर इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं कंटिन्यूसली एनर्जी, तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन असल में उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो ये कुछ उनके डिफेक्ट्स थे। तो इसीलिए ये चीज़ को समझने के लिए अभी तक हमने रदरफोर्ड का मॉडल अच्छे से किया नहीं है, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो इसीलिए ये वीडियो उसके बारे में। खैर आपको एटॉमिक मॉडल्स का बहुत अच्छा रिविजन भी मिल गया। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। फाइनली स्पेक्ट्रम होता क्या है। देखो भाई, एक लाइट सोर्स है, उससे जो लाइट निकल रही है, ठीक है, वो आपको नज़र तो ऐसे आती है कि अच्छा ये लाइट जा रही है बिल्कुल ऐसा सीधी, लेकिन असल में ये जो लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है, इसके बहुत सारे डिफरेंट कलर्स मिलके एक आपको विजिबल लाइट दे रहे होते हैं। आई मीन देखो, लाइट जब निकलती है तो वो एक सिंगल बैंड नहीं होता, वो बहुत सारे बैंड्स, बहुत सारी लाइट आपस में मिलके आपको एक पर्टिकुलर कलर दिखा रही होती है, सही है। तो असल में स्पेक्ट्रा सिंगुलर है, स्पेक्ट्रम प्लूरल है, ठीक है। अब रेनबो है, रेनबो के अंदर इस तरीके से कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। ये एक को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बैंड है, ये एक क्या है, बैंड है। ये सारे बैंड जब आपस में मिलते हैं और हर बैंड का अपना कलर है, ठीक है, इस बैंड के कलेक्शन को ही हम लोग स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है। रेनबो एक तरीके का स्पेक्ट्रा 2 तरीके का हो सकता है, या तो कंटिन्यूस या तो लाइन। पहले बात करेंगे कंटिन्यूस की। देखो कंटिन्यूस नाम से पता चल रहा है कि लाइट की जो बैंड है वो कंटिन्यूस होगी, यानी कि स्पेस नहीं होगा उनके ना बीच में, ठीक है, स्पेस नहीं होगा उनके बीच में। कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम दोनों के सोर्सेज डिफरेंट होंगे। जैसे कि सन से जो, सूरज से जो लाइट निकल रही है, या फिर लाइट बल्ब से जो लाइट निकल रही है, ये 100 वोल्ट वाला ये बल्ब है, इससे जो लाइट निकल रही है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। सूरज से जो रोशनी आ रही है वो कैसी है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। आपका जो रेनबो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। आप ऐसे तो नहीं होता ना कि रेड इधर है तो फिर ब्लू, रेड इधर है तो ब्लू इधर है, नहीं, फिर ग्रीन इधर है, नहीं, रेड इधर है तो ब्लू भी इधर होगा। कलर्स आपस में ऐसा लगता है कि एक नॉट सिमेट्री बट एक उनके बीच में एक मिक्सचर सा बना हुआ है। आप वो नहीं कर सकते उनके बीच में, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि अच्छा यहाँ पे रेड ख़त्म हो रहा है तो फिर ब्लू शुरू हो रहा है, नहीं, वो आपस में मिक्स्ड होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप पता तो लगा सकते हो कि अच्छा ये रेड है ये ऑरेंज है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि रेड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो कुछ स्पेस के बाद फिर ऑरेंज शुरू हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। चलो,
तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको सूरज की रोशनी से मिल सकता है, आपको किसी मेटल फिलामेंट, कोई भी चीज़, जैसे कि लाइट बल्ब के अंदर जो मेटल फिलामेंट होता है टंगस्टन का, वो जब जलता है तो उससे जो रोशनी निकल रही है वो भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर रेस के बीच में, बैंड्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जब फॉर एग्जांपल अगर आप पता लगाना चाहते हो, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को देखना चाहते हो, आप सूरज की रोशनी के समय एक प्रिज्म को अच्छी पोजीशन के अंदर पकड़ो तो आपको एक रेनबो दिख जाएगा। बेसिकली दैट्स ऑल रेनबो, बट वो विबग्योर है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ही है। जो प्रिज्म से आपको लाइट मिलेगी ना 7 कलर्स वाली, जो रेनबो की तरह दिखती है, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। और वो विबग्योर की शेप में आपको नॉट शेप बट विबग्योर के स्टाइल के अंदर आपको मिलेगा। विबग्योर कुछ भी नहीं है, कलर्स है बैंड के, रेड, फिर ऑरेंज आएगा, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। रेड आपको पहले क्यों दिखता है, वायलेट आपको बाद में क्यों दिखता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेड लाइट जो है ना वो सबसे कम डेविएट होती है, सबसे कम मुड़ती है, ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो नॉट फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ, हाँ फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे कम है और वेवलेंथ उसकी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, हाँ। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी कि अच्छा वेवलेंथ ज़्यादा है या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये आपको पता लगाना पड़ेगा। रेड का हमेशा याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है आपको, आई एम सो सॉरी, नॉट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है रेड की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम होती, देखो इतनी सी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो डिवेट भी ज़्यादा होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो मुड़ेगी ज़्यादा, तो इसीलिए वॉयलेट जो है वो सबसे ज़्यादा डिवेट होती है, रेड जो है वो सबसे कम डिवेट होती है। ये यहाँ पे 700, ये क्या है, ये एंगस्ट्रॉन का साइन है, ठीक है। एंगस्ट्रॉन क्या होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 मीटर्स, यानी कि वेव सॉरी डिस्टेंस का यूनिट है, इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉन, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ। अच्छा, तो ये याद रखिएगा, रेड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे लीस्ट डेविएटेड लाइट जो है वो रेड लाइट होती है, 7000 एंगस्ट्रॉन उसकी वेवलेंथ होती है। वॉयलेट बिल्कुल ऑपोजिट है, मोस्ट डेविएटेड लाइट है, सही है, सबसे ज़्यादा डेविएट होती है, वेवलेंथ उसकी सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ उसकी कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉन के करीब होती है। तो ये था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर मैं आपसे पूछूँ रेनबो क्या है, रेनबो ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन रेनबो क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है या लाइन स्पेक्ट्रम है? कंटिन्यूस ऑफ कोर्स, ठीक है। अच्छा, जो प्रिज्म है उससे आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। जब रेनबो बनता है क्या उसको भी कोई प्रिज्म चाहिए? यस, उसको भी प्रिज्म चाहिए। वो कैसे कि देखो, जब बारिश के बाद रेनबो आता है, वो इसलिए क्योंकि बारिश के जो ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, वो हवा के अंदर होते हैं। आपको नज़र नहीं आता है ऑफकोर्स, आपको ऐसा नज़र नहीं देगा कि हवा के अंदर अच्छा पानी पड़ा हुआ है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। माइक्रोस्कोपिक होते हैं बट होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, और वाटर ड्रॉपलेट्स एज अ प्रिज्म काम करते हैं, जिसकी वजह से लाइट, यहाँ से सूरज की रोशनी आती है, वाटर ड्रॉपलेट से सूरज की रोशनी, क्योंकि वो प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे आएगी, वाइट लाइट आ रही है, और ये टूट जाएगी 7 कलर्स के अंदर, ठीक है। ऐसा होता है रेनबो का, रेनबो के पीछे की फिज़िक्स। फिर बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की। लाइन स्पेक्ट्रम कहाँ से मिलता है? इलेक्ट्रॉन एटम, इसका जो स्पेक्ट्रम होगा ना वो लाइन होगा। इसको डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। एटॉमिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि एटम से आपको मिलता है जनरली। अच्छा, अब तो अगर मुझे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम चाहिए, मैं सूरज की रोशनी के आगे प्रिज्म पकड़ लूँगी, लेकिन अगर मुझे लाइन स्पेक्ट्रम देखना है तो मैं क्या करूँ? आपने क्या करना है, आपने एटम से जो रोशनी निकलेगी ना उसको प्रिज्म के आगे पकड़ लेना है, प्रिज्म उसको फिर तोड़ेगा, उसी वाइट लाइट जो एटम से रोशनी आ रही है वो टूटेगी तो विबग्योर के अंदर ही, लेकिन जो यहाँ पे जो बैंड बनेंगे ना वो लाइन स्पेक्ट्रम में होंगे। अगर रेड है तो बिल्कुल लाइन में रेड होगा, ऐसा नहीं कि रेड ऑरेंज मिक्स हुए होंगे,
पर्टिकुलर गैप होगा रेड, ऑरेंज, येलो इन सब के दरमियान में, ठीक है। लेकिन अगर आप एटम से रोशनी पैदा कैसे करोगे, आपने लेनी है एक पहले डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब वही वाली है जो हमने कैथोड रे एनोड रे एक्सपेरिमेंट में यूज़ की थी, जो विलियम क्रूक एंड गोल्डस्टीन ने इस्तेमाल की थी। फिर उसके अंदर आपको उसे वोल्टेज दोगे तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी होगा जो स्ट्राइक करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था ना कि कैथोड के पीछे एनोड के पीछे हमने वो लगा दी थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। हमने उसके पीछे फ्लोरेसेंस करने के लिए पीछे हमने प्लेटिंग्स की थी, ठीक है। जिंक सल्फाइड की प्लेटिंग्स या जिंक सल्फाइड की प्लेटिंग की थी ताकि अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करे तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो। तो वही लाइट जो है जो एटम से निकल रही है वही लाइट हम लोग प्रिज्म से जब गुजारेंगे तो आपको लाइन स्पेक्ट्रम दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो विबग्योर बनेगा यहाँ पे मिक्स्ड होगी रेड लाइट येलो इसमें, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अच्छा ये रेड है एकदम लाइन में होगी, वो पर्टिकुलर गैप होगा। तो एटम से जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा वो लाइन मिलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल कंटिन्यूस मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एटम से जो रोशनी निकल रही है वो कंटिन्यूस नहीं होती। एटम से जो इलेक्ट्रॉन रोशनी दे रहा है वो पहले निकलेगी, फिर रुकी, फिर निकली, फिर रुकी, इस तरीके से होती है उसकी एनर्जी। जबकि सूरज की रोशनी होती है वो कंटिन्यूस होती है, ठीक है। सूरज हर सेकंड हर माइक्रो सेकंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और वो लाइट की फॉर्म में निकल रही है। जबकि एटम की जो रोशनी है वो गैप्स में निकलती है, जिसकी वजह से इनके दरमियान में गैप है, ठीक है। तो एटम से इसीलिए निकल रहा है लाइन स्पेक्ट्रम। जबकि रदरफोर्ड ने कहा था कि नहीं, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं करता, तभी आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। अगर तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज़ करता तो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, रदरफोर्ड के मॉडल को सही करने के लिए एक और साइंटिस्ट थे, नील बोहर ने अपना एक और मॉडल दिया था, नील बोहर एटॉमिक मॉडल, जिन्होंने रदरफोर्ड के ये सारी चीज़ें रेक्टिफाई की थी। इन्होंने एक थ्योरी का इस्तेमाल किया था जो हम आगे पढ़ेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। आपने शायद नाम सुना हुआ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। H is equal to not as H is equal to energy is equal to H nu। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, इसको यूज़ करके उसका फॉर्मूला है, तो उसको यूज़ करके नील बोहर ने एक मॉडल दिया था, इसको पढ़ेंगे हम आगे जाके। तो इस मॉडल ने फिर इनके फ्लॉस को, जैसे रदरफोर्ड के मॉडल ने जे थॉमसन के मॉडल के डिफेक्ट्स को सही किया, वैसे ही नील बोहर के मॉडल ने फिर इनके मॉडल को मॉडिफाई किया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा ये चीज़ें हुई थी। इसके बाद हम लोग कि रदरफोर्ड का मॉडल यही था, रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर यही डिफेक्ट्स थे और इस तरीके से उनका कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल हम लोग शायद पढ़े, या फिर वील डू नील बोहर का मॉडल। नील बोहर का मॉडल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल्स है, आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल्स है। आज हम लोग नील बोहर का मॉडल भी इस्तेमाल नहीं करते। इनसे एक स्टेप आगे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इनके मॉडल के डिफेक्ट्स को सही किया था, तो हम उनके मॉडल को वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, उनके मॉडल को आज फॉलो करते हैं। खैर, तो नील बोहर का मॉडल ने बहुत सारी चीज़ें सही की थी। इन्होंने क्वांटम फिज़िक्स को अप्लाई किया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। और उस क्वांटम फिज़िक्स को यूज़ कर क्वांटम फिज़िक्स की थ्योरी को, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये क्वांटम फिज़िक्स की थ्योरी है, इन्होंने ये अप्लाई की थी एटम के ऊपर। तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसा किया था। इससे पहले जितने साइंटिस्ट, रदरफोर्ड, थॉमसन, ये सारी क्लासिकल फिज़िक्स लगा रहे थे एटम के ऊपर क्वांटम फिज़िक्स लगती है क्योंकि उनका मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बाइक वाली एग्जांपल दी थी। खैर, तो ये था इनका रदरफोर्ड का मॉडल एंड लाइन एंड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर इन